हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इबोलॉजी। और इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और ये जो चैप्टर है आपके एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर है एनिमल फिजियोलॉजी का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही नोट्स कॉम्पिटिटिव के लिए डिजाइन है, यानी कि नीट के लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना, एम्स में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करेंगे हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से। तो देखो, जब भी हम कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमारा बेसिक फंडा वही होता है कि सबसे पहले ना हम क्या करें, एग्जैक्टली चैप्टर का नाम क्या है उसे अच्छी तरीके से पढ़ ले, ठीक। तो डाइजेशन का मतलब होता है, डाइजेशन क्या है, दो चीजों से मिली हुई प्रोसेस है। एक होता है मैकेनिकल और एक होता है बायोकेमिकल। तो ये दोनों मेथड, ये दोनों प्रोसेसेस जब मिलते हैं ना, तो डाइजेशन होता है। मैकेनिकल मतलब देखो, यहाँ पे फोर्स भी लगेगी, ठीक। बहुत ज्यादा फूड प्रोसेस भी होगा, बहुत दबेगा भी, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको मैकेनिकली देखने के लिए मिलेंगी। आपका जो माउथ है उसमें पूरा जो फूड है वो घूमेगा भी। तो ये सारी चीजें मैकेनिकल आपको देखने के लिए मिल रही है। बायोकेमिकल मतलब यहाँ पे आपको एंजाइम्स भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक, जो वो बायो का पार्ट है। एंड केमिकल मतलब यहाँ पे आपको जो हॉर्मोन्स से सिक्रीशन निकलेगा ना, वो सारे केमिकल, एसिड, ये सारी चीजें आपको बायोकेमिकल देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पे डाइजेशन सिर्फ एक सिंपल सी प्रोसेस नहीं है, इसमें मैकेनिकल प्लस बायोकेमिकल प्रोसेस भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये कॉम्बिनेशन है मैकेनिकल प्लस बायोकेमिकल प्रोसेस का। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और इस चीज से आपकी एक एनसीईआरटी की लाइन आपकी क्लियर हो गई है, जो कि इंट्रोडक्शन में दे रखी है आपके डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। अब दूसरा वर्ड हम चलते हैं, विच इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? यूजुअली कोई भी चीज एब्जॉर्ब हो जाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो इसमें और डिटेलिंग की जरूरत आई डोंट थिंक आपको है, ठीक। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, यहाँ पे सब ऑर्गेनिज्म, चाहे कितने भी ऑर्गेनिज्म हो इस पूरे अर्थ पे, वो सारा अपना फूड किसी चीज से लेते हैं, ठीक, न्यूट्रिशन लेते हैं, ताकि उनकी बॉडी का वर्क चल सके, उनके पास एनर्जी आ सके। तो न्यूट्रिशन किसी ऑर्गेनिज्म का ऑटोट्रॉफिक होता है, किसी ऑर्गेनिज्म का हेट्रोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब वो सारा ही अपना न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट से लेंगे, उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक। जो दूसरा तरीके का न्यूट्रिशन है, इट इज हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब या तो होलोजोइक हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है, सैप्रोफिटिक हो सकता है, डेट्रिटस हो सकता है। डेट्रिटस मतलब जितना भी वो खाना लेगा ना, वो मरी हुई चीजों से लेगा, ठीक। उसमें एग्जाम्पल्स आते हैं आपके अर्थवॉर्म के। जो सैप्रोफिटिक है, ये रोटन, सड़ी हुई चीजों से यूज करेगा, ये तो एकदम खराब कूड़े वाली चीजों से, ठीक, डेट्रिटस। और सैप्रोफिटिक हो गया आपका बिल्कुल सड़ी हुई, जो आपके सड़े हुए फ्रूट्स होते हैं, ठीक, कोई सड़ी हुई चीज है, रोटन एकदम, तो उस पे फीड करते हैं सैप्रोफिटिक एनिमल। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? इनकी बेसिक एग्जांपल हाउस फ्लाई, जो आपको देखने के लिए मिल जाती है अक्सर, ठीक। पैरासिटिक, ये फीड करते हैं होस्ट पे। होस्ट पे मतलब किसी ऑर्गेनिज्म पे। होस्ट यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म पे फीड कर लेते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं पैरासिटिक। और इनका एग्जाम्पल क्या है आपका? टेपवर्म। अब यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक में आपका एक होलोजोइक आपका कंडीशन भी देखने के लिए मिलती है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इनकी जितनी भी प्रोसेसेस है ना, वो ड्यूरिंग द डाइजेशन चलती है। मतलब ये न्यूट्रिशन अपना कैसे लेते हैं, उन्होंने कुछ खाया, ठीक, उसके बाद ये जितनी भी प्रोसेसेस हो रही है ना, ये उनके बॉडी के अंदर जाके होंगी, ठीक, ड्यूरिंग द डाइजेशन। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? उसे होलोजोइक। और इसका मेन एग्जाम्पल क्या है आपका? ह्यूमन, ठीक। तो ये वाली चीज आपकी एक बेसिक चीज थी, न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है ह्यूमंस के अंदर, और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है। अब डाइजेशन हैबिट्स क्या रहती है? तो देखो, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ होते हैं ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, कैनाबिलस, सैंगीवोरस और पिस्कीवोरस, ठीक। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके ओमनीवोरस से। ओमनीवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फीड करते हैं आपके हर टाइप के फूड पे, मतलब कोई भी फूड होगा उस पर फीड करेंगे, ठीक। तो ये आपके ह्यूमंस हो सकते हैं, ठीक। फिर आपका कार्निवोरस। कार्निवोरस हो गए आपके फ्लैश पे फीड करने वाले। फ्लैश मतलब यहाँ पे मीट पे फीड करने वाले, ठीक। तो यहाँ पे आपको मतलब सिर्फ वो फीड करेंगे तो फ्लैश पे करेंगे, किसी और चीज को नहीं देखेंगे। तो वो टाइगर होगा। अब टाइगर कभी ब्रेड तो नहीं खाएगा ना, टाइगर कभी मिल्क तो नहीं, लाइक मिल्क भी नहीं पिएगा, ठीक। तो ये सारी, या फिर आपकी ग्रासेस पे फीड नहीं करेगा। तो टाइगर क्या है? कार्निवोरस, ठीक। हर्बीवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फीड करें आपके हर्ब्स पे, शर्ब्स पे, इन सारी चीजों पे,
तो वो आपके क्या होते हैं, हर्बीवोरस, ठीक। और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके, रैबिट। अब यहाँ पे कैनाबेलिस, ठीक है। कैनाबेलिस में क्या होता है, ये अपनी स्पीशीज को खा जाते हैं। अपनी स्पीशीज को मतलब जैसे कि इन्हें दिखा, जैसे ह्यूमन ह्यूमन को खा जाएगा, ठीक है। कॉकरोच कॉकरोच को खा जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। इसमें आपके और भी एग्जाम्पल होते हैं। इसमें आपका स्कॉर्पियन भी आता है, ठीक। आप स्कॉर्पियन भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करा है। स्कॉर्पियन लिख सकते हो, स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन को खा जाएगा। जावा मैन जो था आपका इवोल्यूशन हिस्ट्री में, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे पीछे चल के, तो ह्यूमन के एक एंसेस्टर, ह्यूमन के एक पूर्वज जिनका नाम था जावा मैन, वो मैन को ही खा जाते थे, ठीक। तो यहाँ पे मैन के ऑर्गन्स को, अपनी स्पीशीज को खाना, उसको हम बोलते हैं कैनाबिलिस। दूसरी वाला जो होता है आपका, लाइक फिफ्थ वाला पार्ट विच इज सैंगिवोरस। सैंगिवोरस ये आपके फीड करते हैं ब्लड पे, ब्लड पे फीड करते हैं। उसमें आपके लीच, फीमेल मॉस्किटो, ये सारे आते हैं। आप सैंगिवोरस का एक अच्छी सी तरीके से याद कर लें, जो आपका ड्रैकुला होता है, जो कि होता नहीं है लेकिन ड्रैकुला होता है, वो फीड करता है ब्लड पे। तो वो कौन है आपका, सैंगिवोरस। वो और कोई चीज नहीं खाता, अगर हम ध्यान से देखें, उसकी स्टडी करें तो वो सैंगिवोरस होता है, वो कोई और चीज नहीं खाता, ठीक है। तो वो ब्लड पे फीड करता है आपके, जैसे ड्रैकुला था, जिसमें एग्जाम्पल दे रही हूँ, लिख के बता दो ना इसमें ड्रैकुला। वैसे आप नीट की तैयारी करो, जो ऑप्शंस आएंगे वो आएंगे, लेकिन सैंगिवोरस हम उसे बोलते हैं, ठीक। फिर है आपका पिसिवोरस। पिसिवोरस जो कि फिश पे फीड करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स थोड़े अलग है, ठीक है, तो इस पे जाने की जरूरत नहीं है। पिसिवोरस, इट्स ओके, ठीक। फिर है आपका पाथ ऑफ डाइजेशन। एग्जैक्टली पता है क्या आपका देखने के लिए मिलेगा पूरे चैप्टर में, वो ये वाली चीज है, ठीक। पाथ जो हम डाइजेशन का पढ़ेंगे आज पूरे ही सेशन में, तो ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, जो कि आपको इधर देखने के लिए मिल रहा है। हमारा पाथ ना कहाँ से स्टार्ट होता है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, बक्कोफेरेंजियल कैविटी जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें आपका माउथ आता है, वेस्टिबल आता है, ओरल कैविटी आता है, माउथ आता है, टीथ आता है और फेरिंग्स आता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आज के सेशन में। ये मत सोचना कि हम इसे बस ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, नहीं, अंदर से एक एक पार्ट अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और जितने भी नोट्स है ना, आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम ऐप पे। तो वहां से जाके अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, वरना ये वाला सेशन तो यहीं देखना पड़ेगा, ठीक। सो आपको स्टार्ट करते हैं माउथ से, ठीक है। देखो माउथ, ओरल कैविटी, ये सब यहाँ दिख रही है, ये आपकी ग्लैंड्स है, ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स है, तो इन्हें भी हम देखेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक। फिर ये आपका फेरिंग्स पार्ट है, ये आपका पेरोटिड ग्लैंड, ये आपका सलाइवरी ग्लैंड है थर्ड टाइप की, ठीक। दो ये हो गई, 1 2, और ये आपका तीसरी टाइप की सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद आपका आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस आपको देखने के लिए मिल रही है यहाँ से आराम से यहाँ तक, तो अच्छी खासी लॉन्ग ट्यूब है ईसोफेगस। फिर उसके बाद आप नीचे आइए स्टमक में, आपको स्टमक देखने के लिए मिल रही है, मैंने यहाँ पे थर्ड नंबर पे मेंशन करा है स्टमक को, ठीक। फिर फोर्थ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी यहीं से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से आपकी ड्यूडेनम, फिर आपकी जिजुनम, ये रही जिजुनम, ठीक। फिर आपकी इलियम, तो ये आपकी चलेगी। फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका सीकम, यहाँ पे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक। कोलन, कोलन आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडिंग इट है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। और फिर आपका एनल कैनाल, जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, ओके, यहाँ से स्टार्ट होती है आपका रेक्टम और एनस। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। सॉरी, ये आपका रेक्टम हो जाएगा, करीब यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी एनल कैनाल, ठीक। तो ये वाली और अच्छी तरीके से डायग्राम लिखेंगे, और अच्छा डायग्राम, ठीक। तो ये सारी चीजें, अब यहाँ से स्टार्ट कैसे होता है ओरिजिन का, तो इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो देखो एनल कैनाल टू एनस जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्म है, मतलब एक्टोडर्मल ओरिजिन है, ठीक। दूसरा जो आपका एंडोडर्म ओरिजिन है वो आपका सॉफ्ट पैलेट टू रेक्टम है। सॉफ्ट पैलेट मतलब जो आपके माउथ के ऊपर का पार्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। उसके पीछे वाला पार्ट इट इज नोन एज हार्ड पैलेट। तो हम सॉफ्ट पैलेट पहले आता है, बाद में आता है आपका हार्ड पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट आपका एंडोटर्म टू रेक्टम है, ठीक। और ओरल कैविटी से स्टार्ट होके, मतलब बक्कोफेरेंजियल जो बाहर वाली माउथ से, ओरल कैविटी से आपका स्टार्ट होके
हार्ड पैलेट तक एक्टोडर्मल ओरिजिन आपको देखने के लिए मिलता है। कौन सा एक्टोडर्मल ओरिजिन? जो क्वेश्चन आता है ना वो आपके इसके ओरिजिन पे आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक, अब हम एक एक चीज को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, विच इज बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी क्या है? आपका ये माउथ है, एक ओपनिंग है दो लिप्स के बीच, तो उसे हम क्या बोलते हैं? माउथ। दो लिप्स के बीच की ओपनिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? माउथ। और ये कैसी? एक स्लिट लाइक ओपनिंग। अब यहाँ पे वेस्टिबल पार्ट क्या है? वेस्टिबल एक क्या है? कैविटी है टीथ और लिप के बीच। टीथ और लिप के बीच समझ में आ रहा है? यहाँ पे इसके हमारे जो टीथ होते हैं, अपने टीथ को देखो, और लिप्स के बीच में जो कैविटी है ना, उसको हम बोलते हैं आपको वेस्टिबल। अब यहाँ पे वेस्टिबल का साइज वेरी करता है, पता है? यहाँ पे क्या होता है, जो मंकी और एप्स है ना, ये कैविटी बहुत ज्यादा बड़ी हुई होती है उनमें। कभी आपने उनके टीथ देखे हैं? तो वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक, तो यहाँ पे ना उनकी जो कैविटी होती है वो बहुत बड़ी हुई होती है, बहुत इलाज होती है। तो इस कैविटी को हम उनके अंदर एक और नाम से बुलाते हैं, जिनका नाम है सियामीन्स गैप और सियामन गैप। ओके, सियामन और सियामीन्स गैप हम उसको बोलते हैं, जिसमें एप्स और मंकीज में जो कैविटी होती है वो बड़ी हुई होती है। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलती है ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी पूरा माउथ का स्पेस है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है टंग में एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, जो आपका टंग है। एनसीईआरटी की लाइन है, टंग क्या है आपका? एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। ठीक, तो ये तो आपको टंग देखने के लिए मिल रही है आपको। ठीक, टंग के नीचे आपका सबलिंगुअल ग्लैंड्स देखने के लिए मिल रहा है आपको, जो कि आपके सलाइवरी ग्लैंड्स है। फिर आपका ये जो एकदम लाइनिंग दिख रही है ना आपको टंग की, ये नीचे की तरफ, इट इज लिंगुआ फेरिनलम। देखो हमारी टंग क्या होती है, नीचे से ना थोड़ी सी चिपकी हुई होती है। ठीक, वो लिंगुआ फर्निलम से ही होती है। अब एनसीईआरटी में फर्निलम नाम दे रखा है, ठीक है। मैंने एक डायग्राम में शो भी करा एग्जैक्टली फर्निलम कहाँ है, तो वो नीचे से चिपकी हुई होती है ना, वो फर्निलम से होती है। ठीक, फिर आपके ये आपको टंग के पीछे की तरफ दिखने वाले टॉन्सिल्स है माउथ के अंदर। ठीक, माउथ के अंदर टॉन्सिल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। टॉन्सिल्स हमारे अंदर चार तरीके के होते हैं, एक तरीके का नहीं होता, चार तरीके के होते हैं। ठीक, आपको अपर लिप्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जो आपके अपर लिप के ऊपर एक शेप होती है ना, थोड़ी सी शेप जो दी हुई होती है, हर किसी की होती है, विच इज फिल्ट्रम। फिल्ट्रम हम उससे बोलते हैं, जो आपकी शेप जो होती है, ठीक, उसे बोलते हैं फिल्ट्रम। फिर आपका इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये चार तरीके के टीथ आपको देखने के लिए मिलते हैं ह्यूमंस के अंदर। तो इंसीजर अलग होते हैं, केनाइन अलग होते हैं, प्रीमोलर और मोलर ये अलग अलग होते हैं। तो आई होप ये वाला डायग्राम अच्छी तरीके से समझ में आ गया, बहुत इजी था, बहुत टफ नहीं था। ठीक, ये भी आपके टॉन्सिल्स हैं, ठीक है, ये भी आपके टॉन्सिल्स हैं। अब यहाँ पे ये हम टंग को अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो टंग में आपको देखो दो पार्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, एक आपका फेरेंजियल पार्ट है जो पीछे की तरफ होगा एकदम, ठीक, और एक आपका ओरल पार्ट है जो आपको आगे यूजुअली दिखता है। तो यहाँ पे जो आगे का पार्ट है ना, इसमें देखो क्या होता है, एक मीडियन ग्रूव होता है जो कि बीच में से डिवाइड कर रही है। ठीक, आपकी पेपिलीज देखने के लिए मिलती है टंग के ऊपर। कौन कौन सी? आपकी सर्कमवेलेट पैपिली, ठीक है, फॉलिएट पैपिली, फिलीफॉर्म पैपिली, फंगीफॉर्म पैपिली। इन पैपिलीज के ऊपर ना टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट रहती हैं। क्या प्रेजेंट रहती है? टेस्ट बर्ड, जो कि टेस्ट करने में हेल्प रहती है। लेकिन कुछ कुछ पेपिलीज ऐसी होती है जिनके ऊपर टेस्ट बर्ड नहीं होती, और वो कौन सी? आपकी फिलीफॉर्म पेपिली। ये एनसीईआरटी की लाइन में दे रखा है कि कुछ पेपिलीज के अंदर ऊपर टेस्ट बर्ड नहीं होती, तो वो कौन सी पेपिली है? फिलीफॉर्म पेपिली ऐसी है जिनके ऊपर टेस्ट बर्ड नहीं होती। तो हम एग्जैक्टली एनसीईआरटी के चल रहे हैं, ये मैं सोच रहा हूँ बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ, हम एग्जैक्टली एनसीईआरटी को चल रहे हैं। और एनसीईआरटी की एक लाइन अगर तुम्हें समझनी है ना, तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो अपर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, उसके बाद ये वाला नाम बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, फिलीफॉर्म पैपिली। फिर इसके बाद ऊपर की तरफ देखते हो आप ओरल पार्ट के ऊपर, विच इज अच्छा सर्कमवेलेट हो गया। फिर आपका टर्मिनलिस जो कि डिवाइड करी है, ठीक, टर्मिनलिस आपके टंग को। फिर ऊपर की तरफ सिकम फॉर्मेन, ठीक। फिर आपका लिंगुअल टॉन्सिल्स जो आपको देखने के लिए मिलते हैं अपर रीजन पे ऑफ द टंग पे। तो ये वाली चीज। अब यहाँ पे जो आपका टंग है उसका मेन काम क्या है? तो देखो उसका मेन काम तो है आपका गस्टेटरी रिसेप्टर की तरीके से वर्क करना, मतलब टेस्ट के रिसेप्टर की वजह से, ठीक है। तो टेस्ट के रिसेप्टर की तरीके से वर्क वो करती है, ठीक। फिर यहाँ पे पता है टंग ना थर्मो रेगुलेशन की तरह से वर्क करती है, मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बॉडी के। तो टेम्परेचर को मेंटेन करके चलती है बॉडी में। वो किसकी करती है? डॉग। कभी आपने डॉग को देखा है वो अपनी जो टंग है वो बाहर ही निकाले रखता है? क्यों? क्योंकि उसकी जो
टंग से थर्मो रेगुलेशन हो रहा है उसकी बॉडी का, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है उसकी टंग से। तो ये रीजन है टंग क्यों बाहर निकालने लगता है डॉग, ठीक है, उसे गर्मी लगती है तो उसका मेंटेन हो जाता है टेम्परेचर। फिर आपका अगर हम स्नेक में जाएं तो ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की तरीके से काम करता है, मतलब स्मेल रिसेप्टर की तरीके से। ये क्या करता है, खाने का ना मतलब खुशबू पहचानने के काम करती है टंग, ठीक। तो टंग खाने की खुशबू पहचानने का काम करती है। स्मेल रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हम स्मेलिंग वाले रिसेप्टर को बोलते हैं, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की तरीके से वर्क करता है। उसके बाद जो आपका ये वाला टंग का डायग्राम है इसे अच्छी तरीके से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हम टेस्ट की बात करें तो जब भी हमें स्वीट टेस्ट लगता है ना वो हमें आगे वाली टंग पे रखता है, मतलब यहाँ पे बियर करते हैं स्वीट वर्ड्स वाली, ठीक। फिर टेस्ट बर्ड, फिर आपकी सॉल्ट यहाँ पे लगता है, सोर यहाँ पे लगता है, बिटर यहाँ पे लगता है, और बीच में क्या लगता है, अनियन और गार्लिक वाला टेस्ट, ठीक। तो ये आपका डिवीजन है कि ऐसे ऐसे आपका लगता है पूरा खाना। अब यहाँ पे बात करती हूँ अटैचमेंट की, तो टंग आपकी अटैच रहती है हाइयोइड बोन से, ठीक है। हाइयोइड बोन एक ऐसी बोन है जो कि आपका बिना किसी कनेक्शन के अटैच रहती है, वहां पे बिना किसी कनेक्शन के, तो उसके पास कोई भी कनेक्शन नहीं होता, वो वहां पे अटैच रहती है। अब यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है फ्रेनुलम, ये आपका लिंगुअल फ्रेनुलम जो मैंने अभी बताया, और एनसीईआरटी की लाइन में ये फ्लोर से अटैच रहता है, ठीक। तो ये वाली एनसीईआरटी की लाइन, हमारा टंग वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड्स की, तो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे तीन देखने के लिए मिलते हैं माउथ के अंदर। एक हो गया आपका पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, ठीक। सबलिंगुअल को हम बोलते हैं सब मैंडिबल, ठीक। तो ये वाली चीज होगी समझ में। अब पैरोटिड का दूसरा नाम है स्टेनसन्स ग्लैंड। स्टेंसन, टेंशन देने वाली ग्लैंड। तो देखो जब टेंशन मैंने बोला तो दिमाग ना, अगर आप बोल के देखो टेंशन, तो दिमाग पे आपका हाथ जाता है, ठीक। दिमाग पे, कान के पास। तो ये जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड है ना, ये आपके ईयर के पास ही प्रेजेंट रहती है, ठीक। इस डायग्राम में अगर आप अच्छी तरीके से देखें तो आपको पता चलेगा, ये जो मैंने ड्रॉ करा है डायग्राम, ये मैंने ईयर के पास ही इसकी ग्लैंड करी है। तो ये जो ग्लैंड है वो ईयर के पास है, तो हमेशा याद रखना टेंशन, टेंशन, ठीक। तो पैरोटिड ग्लैंड आपके ईयर के पास मिलती है। क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ होती है, तो ईयर के पास होती है, ठीक। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम माउथ के नीचे जो है टंग के नीचे वाले पार्ट पे, टंग के नीचे वाले पार्ट पे अलग से आपको देखने के लिए मिलती है सब लिंगुअल ग्लैंड। ये जो सब लिंगुअल ग्लैंड है ना, ये एक पार्ट नहीं है, बहुत सारे सब लिंगुअल ग्लैंड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी डक्ट ऑफ रिविनस है, रिविनस का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारी बहुत सारे पार्ट्स में खुले, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रिविनस। तो यहाँ पे जो डक्ट ऑफ रिविनस है वो ओपन होती है आपकी सब लिंगुअल ग्लैंड में। तो डक्ट ऑफ रिविनस ओपन होती है सब लिंगुअल ग्लैंड में। फिर सब लिंगुअल ग्लैंड के नीचे, जैसे आपका सब लिंगुअल ग्लैंड ऐसे होती है कुछ, ये आपकी सब लिंगुअल ग्लैंड है, ठीक। और ये आपका डक्ट ऑफ रिविनस है, ठीक, डक्ट ऑफ रिविनस। अब इसके नीचे की तरफ से आपका एक पार्ट जाता है, ये कुछ ऐसा, ये आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो कि आपका डक्ट ऑफ वाटन्स जो है लेके आती है उसका सारा सिक्रीशन, और यहाँ पे क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है सारे ही सलाइवरी, सारी सलाइवा का, ठीक, आप ये बोल सकते हो। सो यहाँ पे सब मैक्सिलरी ग्लैंड है ये, और ये आपकी डक्ट ऑफ वाटर सारा सिक्रीशन लेके आती है। तो ये सारी स्पेलिंग्स याद करने की जरूरत नहीं, सारे नाम ये बहुत अच्छी तरीके से करने पड़ेंगे, और एक दिन में याद नहीं होगा, बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो टॉन्सिल हमारे पूरे माउथ में चार तरीके के देखने के लिए मिलते हैं। एक मिलता है आपको फेरेंजियल, ठीक, फेरेंजियल्स आपको चिल्ड्रंस में देखने के लिए मिलता है। फिर ट्यूबल टॉन्सिल्स, फिर पेलाइटन टॉन्सिल्स, पेलाइटन टॉन्सिल्स आपको अडल्ट में देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपके लिंगुअल टॉन्सिल्स, तो चार टॉन्सिल्स हो गए, फेरेंजियल, ट्यूब्यूल, पैलेंटाइन टॉन्सिल्स एंड लिंगुअल टॉन्सिल्स। चार तरीके के मैंने आपको बता दिए। फिर क्या होता है, अगर फिर इन्फेक्शन हो जाता है, फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है टॉन्सिल्स में, तो उसे हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। हमेशा याद करना आइटिस जो हम वर्ड यूज करते हैं, ठीक, आई इस, ठीक है, आइटिस वर्ड जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं इन्फ्लेमेशन और के लिए, ठीक। इन्फेक्शन हो गया है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है टॉन्सिल्स में, तो उसे हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। अगर हम हटा देते हैं सर्जिकली, रिमूव कर देते हैं माउथ से टॉन्सिल्स को, तो हम बोलते हैं उसे टॉन्सिलेक्टोमी, ठीक है, कटिंग ऑफ या फिर सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स, इट इज नोन एज टॉन्सिलेक्टोमी। अब यहाँ पे टीथ को हम स्टडी कर रहे हैं, एग्जैक्टली टीथ में क्या है, तो टीथ आपका हेल्प करता है इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मतलब
उसके खाने को चबाने के लिए। तो ये मैकेनिकल प्रोसेस यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है आपको। और अगर हम टीथ की स्टडी को करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। अगर हम टीथ को स्टडी करते हैं इट इज नोन एज ओडोंटोलॉजी। अब यहाँ पे टीथ के 3 पार्ट है। कैविटी, ऊपर वाला पार्ट जो कि आपको यूजुअली देखने के लिए मिल जाता है। फिर आपका नेक वाला पार्ट, ये भी आप थोड़ा सा देख सकते हो। रूट वाला पार्ट जो कि आपको दिखाई नहीं देता ऐसे ऊपर से ही, ठीक। तो रूट वाला पार्ट बिल्कुल अंदर है, तो इसे देख लेते हैं सबसे पहले। देखो रूट वाले पार्ट में आपको देखने के लिए मिलता है सीमेंटोसाइट। सीमेंटोसाइट मतलब यहाँ पे ना वो लाइक पूरा प्रोडक्शन करती है एनिमल का, ठीक। फिर आपका सीमेंट वाला पार्ट जिससे अटैच रहता है बढ़िया तरीके से आपका टीथ रूट से। फिर ये आपका गम वाला पार्ट जो आपको एकदम रेड रेड वाला पार्ट देखने को मिलता है, आपका गम वाला पार्ट है। फिर आपको ऊपर की तरफ ये नेक वाला पार्ट देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको कैविटी वाले पार्ट में सबसे ऊपर देखने को मिलेगा इनेमल। ये इनेमल का पूरा टीथ बना हुआ होता है। 96% इनेमल के अंदर आपका कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक। इसके अंदर 1% कैरेटिन, ऑसिन फॉस्फेट देखने के लिए मिलता है और 3% वाटर देखने के लिए मिलता है, वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये 3 चीजों से इनेमल बना हुआ है। तो इनेमल अगर आप बोलो एक चीज का कॉम्पोजिशन है, कभी भी नहीं, 3 चीजों का कॉम्पोजिशन है, विच इज कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट 96%, ठीक है। ज्यादा अमाउंट में आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक। कैरेटिन, ऑसिन फॉस्फेट 1% और 3% आपका H2O। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि एग्जैक्टली इनेमल किस चीज का बना हुआ होता है। तो ये वाली चीज नहीं है, एनसीईआरटी में दे रखा है तो ये कभी आएगा ही नहीं, नेवर। ये वाली चीज अच्छी तरीके से याद कर लेना, एग्जैक्टली इनेमल बना हुआ किसका होता है, ठीक। और स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं? ओडेंटियोलॉजी। ये नहीं आएगा क्वेश्चन, ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन इनेमल किस चीज का बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद आपको एमिलोब्लास्ट देखने के लिए मिलती है सेल्स। हम बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहे हैं। एमिलोब्लास्ट, फिर आपको डेंटाइल टिश्यूज देखने के लिए मिलते हैं। ये आपके बीच की पल्प कैविटी है, ओके, जो खराब हो जाती है अगर आप पूरा एनिमल खराब हो गया तो। फिर ये आपका ओडेंटोब्लास्ट है। ये ओडेंटोब्लास्ट सेल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे। अब हमारे अंदर 4 तरीके के टीथ देखने के लिए मिलते हैं। कितने तरीके के? 4 तरीके के। मैं सिर्फ ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, ओके। मैं किसी और ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ह्यूमंस की बात कर रही हूँ। तो इसमें आपके केनाइन्स, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर देखने के लिए मिलते हैं। 4 तरीके के टीथ। अब यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला से पहले हम ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कितने तरीके के टीथ होते हैं बेस्ड ऑन शेप। तो हमारे तो 4 हो गए, तो इसलिए हमारा कैसा है? हेट्रोडॉन्ट डेंटेशन। और ये एनसीईआरटी की लाइन है कि हमारे अंदर कौन सी डेंटेशन देखने के लिए मिलती है? हेट्रोडॉन्ट। मतलब हमारे अंदर 4 तरीके के टीथ देखने के लिए मिलते हैं ह्यूमंस के अंदर। लेकिन ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सेम तरीके के टीथ देखने के लिए मिलते हैं, मतलब होमोडॉन्ट। जैसे कि आपकी फिशेज हो गई, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एग्जैक्टली सेम तरीके के टीथ देखने के लिए मिलते हैं ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अब इसके अंदर भी बहुत डिस्क्रिप्शन है, अगर मैं कर सकती हूँ तो रूट्स में, जॉज में, पर हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हमने एनसीईआरटी की लाइन को कवर अप करा कि हेट्रोडॉन्ट कंडीशन ह्यूमन के अंदर मिलती है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि होमोडॉन्ट कंडीशन किसके अंदर मिलती है? फिश के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर और रेप्टाइल्स के अंदर, ठीक है। इतना आपका इनफ है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ टीथ कौन से होते हैं? बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो हम ओरिजिन की बात करें कि एग्जैक्टली कहाँ से हो, और ये भी एनसीईआरटी की लाइन है कि देखो यहाँ पे एक होते हैं आपके मोनोफाइडोंट, एक होते हैं आपके डाइफाइडोंट, एक होते हैं आपके पॉलीफाइडोंट। मोनोफाइडोंट जो जिंदगी में सिर्फ एक बार निकले, मोनो का मतलब होता है एक, तो जिंदगी में सिर्फ एक बार निकलेंगे, इट इज मोनोफाइडोंट। दूसरे वाले हो गए आपकी जिंदगी में 2 बार निकलने वाले, इट इज डाइफाइडोंट। और तीसरे हो गए आपकी जिंदगी में बार बार निकलने वाले। ये नहीं है कि 3 बार निकलेंगे, नहीं, बार बार। 4 हो सकता है, 4 बार हो सकता है, 5 बार हो सकता है, 6 बार हो सकता है, जब टूटे तब निकले, ठीक। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इट इज पॉलीफाइडोंट। तो मोनोफाइडोंट कौन से होते हैं? मोनोफाइडोंट आपके होते हैं प्रीमोलर और थर्ड मोलर, जो कि हमारे अंदर सिर्फ जिंदगी में एक बार निकलते हैं। आपने कभी अक्कल दाढ़ के बारे में सुना है? अक्कल दाढ़, हाँ, तो बिल्कुल ये अक्कल दाढ़ ना मोनोफाइडोंट टीथ है। तो यहाँ पे सिर्फ वो जिंदगी में एक ही बार निकलता है। अब किसी की अक्ल दाढ़ टूट जाएगी, दोबारा अकल नहीं आएगी, ठीक। तो हमें क्या करते हैं? या तो हम निकलवा देते हैं सर्जिकली, ठीक, या फिर क्या करते हैं, यहाँ पे मतलब उसे रहने देते हैं अगर परेशानी नहीं हो रही होती, अक्ल दाढ़ से दर्द नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं मोनोफाइडोंट टीथ है, वो आपका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार निकलता है और अडल्ट स्टेज में निकलता है, आपको चिल्ड्रंस के देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक। डाइफाइडोंट्स क्या होते हैं? कभी आपने देखा है? मतलब आपने देखा ही होगा ऑब्वियसली। हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर 2 तरीके के टीथ होते हैं। एक तो मिल्क टीथ जिसे हम बोलते हैं, ठीक, और दूसरे होते हैं आपके परमानेंट टीथ, जो कि आपके अडल्टहुड में लाइक जब चिल्ड्रन आपका, ठीक है, प्यूबर्टी गेन कर रहा होता है, मतलब आपका 6-7 ईयर्स में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं कि उसके टीथ टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 2 आपको देखने के लिए मिलेगा, पहले तो उसके मिल्क टीथ और फिर परमानेंट टीथ। तो लाइफ में 2 बार हो गए उसके टीथ, तो उसे हम बोलते हैं डाइफाइडोंट,
कंडीशन। ठीक, यहाँ पे सारे टीथ उसके जॉ में चेंज हो जाते हैं एक्सेप्ट प्रीमोलर और थर्ड मोलर। प्रीमोलर और थर्ड मोलर ये कब निकलेंगे आपके, ये आपकी मोनोफाइडोंट कंडीशन है, तो ये आपके अडल्ट स्टेज जब गेन कर लेगा आपका ह्यूमन बीइंग, तब वो ये वाले टीथ ग्रो करेंगे। ठीक, फिर है आपकी पॉलीफाइडोंट कंडीशन, मतलब इसमें टूटते हैं तो निकल ही आते हैं। इनमें आपके फिशेस आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रैट्स आते हैं और आपके रैबिट्स आते हैं। तो इनके अगर टीथ टूट जाते हैं तो बाहर से निकल ही आते हैं। अब हम बात करेंगे डेंटल फॉर्मूला की। तो डेंटल फॉर्मूला चिल्ड्रंस में, यानी कि जो बच्चे हैं, ठीक, तो बच्चों के अंदर आपको दो इंसीजर देखने के लिए मिलते हैं, दो ऊपर दो नीचे वाले जॉ में। तो दो जॉज है हमारे पास, एक ऊपर वाली जॉ, एक नीचे वाली जॉ। तो ऊपर वाली जॉ में हमें दो इंसीजर देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक, एक एक कैनाइन देखने के लिए मिल रहा है। प्रीमोलर एब्सेंट है। ठीक, दो मोलर दिखाई दे जाएंगे, थर्ड वाला मोलर एब्सेंट होगा। थर्ड वाला मोलर एब्सेंट होगा। ये जो मैंने नेगेटिव साइन बनाया इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये एब्सेंट है। ठीक है, मैंने अगर कभी ऐसे प्रेजेंट साइन बनाया इसका मतलब है प्रेजेंट, और कभी मैंने ऐसे बनाया ये, तो इसका मतलब है एब्सेंट। ठीक, तो एब्सेंट होगा थर्ड मोलर। हाउएवर दो मोलर प्रेजेंट रहेंगे तो दो दो का हो गया, तो ये आपका रेशियो आ गया 2:1:2 हालांकि इसे ऐसे नहीं बनते, 2/2 10:0:0:0:2, तो इसे ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे करके। तो यहाँ पे ये आपका डेंटल फॉर्मूला हो गया चिल्ड्रंस के लिए। अब अगर 17 ईयर्स का है तो इसमें आपका क्या होगा, प्री मोलर आ जाएंगे, दो दो प्री मोलर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मोलर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अक्कल दाढ़ जिसे बोलते हैं। ठीक, तो थर्ड मोलर आपकी अक्कल दाढ़, जो जिसे अक्कल दाढ़ बोलते हैं ना, अक्कल अभी तक नहीं आई है, 17 ईयर्स का हो गया लेकिन अक्कल नहीं आई है। ठीक, तो यहाँ पे 2:2 ठीक, तो ये वाला आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसे कैंसिल करने मत बैठ जाना कि डिवाइड हो गया 1/1 आ गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एग्जैक्टली ऐसे ही याद करना है आपको, और एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा प्री मोलर कितने लिखने, नहीं नहीं, डायरेक्ट आपको ये पूरा फॉर्मूला लिख के देगा और बताएगा कि चिल्ड्रन में ये वाला कॉम्पोजिशन मिलेगा या नहीं। ठीक, तो आपको टिक करना होगा, बस सिंपल ये ऑप्शन होगा। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से इन सारे डेंटल फॉर्मूलाज को याद करना है। ये तो आपको कहीं दिखेगा भी नहीं, 17 ईयर्स वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छी तरीके से देख लेना। फिर ठीक है, ह्यूमंस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, अक्कल आ जाएगी, अडल्टहुड गेन करते हैं अक्कल आ जाएगी, तो एक बढ़ जाएगा आपका क्या, प्रीमोलर। ठीक, तो 2:2 11:2:2 ठीक, ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब मूव करें आगे, मिल्क टीथ सेट। अब देखो ये वाली चीज जरूरी तो नहीं है, ठीक, मैं इसे पहले कह दे रही हूँ, ये चीज जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। देखो क्या होता है, सबसे पहले बच्चों के अंदर इंसीजर सेंट्रल वाला निकलता है, फिर उसके बाद इंसीजर निकलता है, उसके बाद मोलर की स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट मोलर निकलता है, फिर कैनाइन, और फिर मोलर निकलता है सेकंड वाला। तो ऐसे ग्रो करते हैं उसके टीथ चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट टीथ उसका इंसीजर, फिर सेंट्रल वाला निकलता है। अब यहाँ पे परमानेंट टीथ जो है, फर्स्ट आपका हमारा मोलर निकलता है, फिर इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर आपका मोलर सेकंड, देन थर्ड। थर्ड आपका कब आएगा, 17 के बाद, 17 चली जाएगी उसके बाद आएगा। ठीक, ईसोफेगस में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, ईसोफेगस में आपको दो चीजें देखने के लिए मिलती है। ऊपर वाला पार्ट 1/3 पार्ट आपका वॉल्यूंट्री होगा, और 2/3 पार्ट आपका इनवॉल्यूंट्री होगा। किसके अंदर, ईसोफेगस के अंदर। ठीक, ईसोफेगस से पहले आपका एक फेरिंग्स वाला पार्ट रह गया। तो फेरिंग्स वाला पार्ट क्या होता है, दोनों का एक कॉमन पैसेज है, आपका फूड का भी एयर का भी, तो वो आपका एक कॉमन पैसेज का पाथ फॉलो करता है आपका फेरिंग्स। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आपको पीछे वाला पार्ट, ये गलत जो दिखा हुआ है ना आपका, ये आपका ईसोफेगस है। ठीक, और ये आपकी ट्रैकिया वाला पार्ट है। तो यहाँ पे देखो, ये आपकी एक लाइनिंग है जिससे आपका ईसोफेगस पीछे से अटैच्ड है। ठीक, और आगे से आपका ट्रैकिया अटैच्ड है। तो ट्रैकिया और ईसोफेगस के बीच में चिपकी हुई है दोनों। ठीक है, आपकी ट्रैकिया है, ये आपकी ईसोफेगस है, दोनों चिपकी हुई है और दोनों में सेम वॉल है बीच में। तो आपको डबल रेयरिंग यहाँ पे नहीं दिखाई देती, दोनों चिपकी हुई है एक दूसरे से। और यहाँ पे एक फ्लैप आपको देखने के लिए मिलता है। फ्लैप मतलब एक ढक्कन से आप समझ सकते हो, इट इज एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस क्या करता है, अगर फूड जाना है माउथ के अंदर तो ट्रैकिया को कवर अप कर देगा ताकि ट्रैकिया में फूड ना चला जाए। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं सीधे बैठ के खाना खाओ, ताकि एपिग्लॉटिस सही तरीके से वर्क करता रहे। ठीक है, ईसोफेगस के बाद
ईसोफेगस के जस्ट एंड पे आपका स्पिंक्टर, एक ढक्कन आप बोल सकते हो, प्रेजेंट रहता है, कवर एक प्रेजेंट रहता है, कवरिंग, जिसका नाम है गैस्ट्रियो ईसोफेगल स्पिंक्टर। ये आपका मस्क्यूलर होता है, नेचर में मस्क्यूलर होता है, और इसे हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंक्टर या फिर ईसोफेजियल स्पिंक्टर या फिर बोलते हैं कार्डिक स्पिंक्टर। कार्डिक स्पिंक्टर क्यों? क्योंकि यहीं पे आपका हार्ट प्रेजेंट होता है आसपास, ठीक। तो हार्ट के पास प्रेजेंट है, इसलिए हम बोलते हैं कार्डियक स्पिंक्टर। कभी आपने ये सोचा है, लाइक हमारे ना लाइक एसिडिटी होती है तो हम बोलते हैं हमारे दिल पे ना इफेक्ट हो रहा है, हमारे दिल पे बहुत आग सी हो रही है, ठीक, ये वाली चीज बोलता है यूजुअली जो इंडियंस लोग यूज करते हैं वर्ड। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हार्ट ना उसके पास होता है। तो अगर आपने कोई ऐसी एसिडिक चीज खाई है जो लाइक आपको स्टमक में बहुत ज्यादा एसिडिटी कॉज कर रही है, एसिड बना रही है, तो उसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है, ठीक, क्योंकि ये आपका हार्ट के पास है, तो कार्डियक स्पिंक्टर के पास जाता है वो। तो ये चीज आपको वहां देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस बहुत ज्यादा थिन और लॉन्ग ट्यूब है, जो कि लाइक पोस्टीरियरली पासिंग नेक से करती है और थोरैक्स फिर डायफ्राम, और अल्टीमेटली एंड उसका कहाँ है? आपका स्टमक के पास। स्टमक एक जे शेप्ड बैग है, ठीक, एनसीईआरटी की लाइन के अकॉर्डिंग, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, जो हम और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो इस स्टमक का डायग्राम आपको दिख रहा है अच्छी तरीके से। इसके आपके तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका कार्डियक, जो आपका ऊपर वाला पार्ट है कार्डियक स्पिंक्टर के पास, फिर फंडस वाला पार्ट है, फिर बॉडी, और फिर लास्ट में पाइलोरिक। तो कार्डियक, फंडस और फिर पाइलोरिक, ये तीन पार्ट होते हैं। बॉडी जो बीच का पार्ट है जहाँ पे खाना स्टोर रहता है 4 से 5 घंटे के लिए, उसे हम बोलते हैं बॉडी वाला पार्ट। कार्डियक वाले पार्ट के पास आपको क्या देखने के लिए मिल जाएंगे? सेल्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि सिक्रीट करते हैं HCl। तो क्या होता है यहाँ पे ना, क्या होता है, अगर आपने ज्यादा एसिडिक वाला खाना खाया है तो यहाँ पे थोड़े से होल्स से हो जाने लगते हैं, यहाँ की लेयरिंग बहुत पतली हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा HCl सिक्रीट हुआ है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा कुछ ऐसा खाना खाया है जिसमें बहुत ज्यादा स्पाइस थी, बहुत सारे मसाले थे, ओहो। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका HCl बहुत इंक्रीज हो जाता है स्टमक में, और उस चांसेस में आपका अल्सर, पाइलोरिक एंड हार्ट बर्न होने के चांसेस रहते हैं। क्या? अल्सर, पाइलोरिक और हार्ट बर्न, ये सारे आपके डिजीज है, एक ही है जिनका नाम, ठीक, तो आप बोल सकते हो। फिर फंडस में आपका क्या होता है? जितने भी गैसियस पार्ट है ना, वो सिक्रीट हो जाते हैं फूड के। तो फूड के अंदर जितने भी आपके गैसियस पार्ट प्रेजेंट है वो सिक्रीट हो जाते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से। फिर जो है आपका पाइलोरिक पार्ट जो है, वो पाइलोरिक पार्ट सबसे एंड का पार्ट है, और इसके आगे आपको एक पाइलोरिक स्पिंक्टर देखने के लिए मिलता है, मतलब कवरिंग, ठीक। फिर इसके थ्रू कहाँ जाएगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड, कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब ये वाला चीज देखो, यहाँ पे ना ये आपकी स्टमक है, ठीक। यहाँ पे आपको कर्व्स देखने के लिए मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं ओमेंटम, ठीक। तो यहाँ पे आपको ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे आपको कम देखने के लिए मिलते हैं, तो अलग अलग पार्ट पे अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं, इतना डीप में नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे आपको ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, थोड़ा सा बता दिया मैंने, ठीक। लेसर ओमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, मोर ओमेंटम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पे ये जो आपको लाइनिंग्स देखने के लिए मिल रही है ना स्टमक के अंदर, इसे हम बोलते हैं रुगेस। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, एनसीईआरटी की लाइन है, हम एनसीईआरटी को देख रहे हैं, और ये आपका कॉम्पिटिटिव का रेगुलर आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे ना आपके स्टमक के अंदर आपको रुगेस देखने के लिए मिलते हैं। रुगेस क्या होते हैं? इनफोल्डिंग्स होती हैं जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाती है स्टमक के अंदर। क्या होती है? इनफोल्डिंग्स, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करवा रही है स्टमक के अंदर। अब यहाँ पे अगर खाली स्टमक है, बंदे ने कुछ भी नहीं खाया है, उस इंसान ने कुछ भी नहीं खाया, उस इंडिविजुअल ने कुछ भी नहीं खाया है, तो उसके स्टमक में रुगेस प्रेजेंट रहेंगी, ठीक। और उसकी स्टमक का शेप कैसा हो जाएगा? जे शेप, राइट। लेकिन अगर उसका पेट भरा हुआ है, उसने खाना खा लिया है, अपना फूड ले लिया है, उसने अपना फूड लिया है, तो उसकी अंदर जो उसका रुगेस होंगे वो एब्सेंट हो जाएंगे, ठीक। और जो शेप हो जाएगी उसके स्टमक की, वो कैसे हो जाएगी? सी शेप। तो एम्प्टी स्टमक की शेप जे शेप, और फुल स्टमक की शेप जिसमें खाना है, उसकी जो शेप होगी वो सी शेप होगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाली चीज थी, और ये वाली चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि एग्जैक्टली रुगेस कहाँ प्रेजेंट रहते हैं स्टमक के अंदर, लेकिन सिर्फ एम्प्टी स्टमक में प्रेजेंट रहते हैं, एब्सेंट होते हैं आपके जो फिल्ड स्टमक होती है उसमें। उसके बाद जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ आपका 6.25 मीटर होती है, ठीक। यहाँ पे जो इतनी 6.5 मीटर की लेंथ है की स्मॉल इंटेस्टाइन है, तीन पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट आपका ड्यूडेनम, देन जुजुनम, फिर आपका इलियम।
फर्स्ट जो आपका ड्यूडेनम है ये आपका सी शेप्ड की होती है ड्यूडेनम और 25 सेंटीमीटर की होती है। फिर आपका जिजनम ये आपकी 250 सेंटीमीटर की होती है। इलियम जो होती है आपकी ये आपकी 350 सेंटीमीटर की होती है। तो पहले एनसीईआरटी ने यहाँ पे इसे यू शेप का लिखा हुआ था, फिर यू शेप का चेंज करके सी शेप का हो गया। तो आप अपनी एनसीईआरटी में करेक्ट कर सकते हैं, विच इज ड्यूडेनम यू शेप की जगह सी शेप का है, ठीक, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। उसके बाद अगर हम एक लाइनिंग देखें पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ये आपकी करीब लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ओके। और यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलती है, विलाय। विलाय क्या होती है, आपकी बहुत छोटी छोटी लाइक आपके फिंगर लाइक अपीयरेंस जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। इनका जो मेन काम होता है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाना और एब्जॉर्प्शन और अच्छी तरीके से करवाना। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपका देखने के लिए मिलता है हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, विलाई प्रेजेंट है तो और वो इंक्रीज करवाएंगे सरफेस एरिया को, ठीक, और एब्जॉर्प्शन और ज्यादा अच्छी तरीके से होगा। विलाई के अंदर ही थोड़े थोड़े आपको माइक्रोविलाइज देखने के लिए मिलती है। माइक्रोविलाइज ब्रश लाइक बॉर्डर अपीयरेंस देती है, जो कि और इंक्रीज करवा के सरफेस एरिया को, एब्जॉर्प्शन का जो पार है वो और इंक्रीज करवा देती है। जो वॉल्व है ना, इस पे लाइक आपको देखने के लिए मिलती है वॉल ऑफ कर्किंग, या फिर हम बोलते हैं पिलिका सर्कुलरिस। इसका काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया को 3 गुना और ज्यादा बढ़ा देती है। तो वॉल्व ऑफ कैर्किंग बोलते हैं इसे, या फिर क्या बोलते हैं, पिलिका सर्कुलरिस, ठीक। ये वाली चीज क्लियर है। फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, सबसे पहले आपकी यहाँ से स्टार्ट होता है, इलियम से आपका फूड आता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और यहाँ पे आपको एक वॉल्व देखने के लिए मिलता है, इट इज इलियोसिकल वॉल्व। तो सबसे पहले हमने देखा स्टार्टिंग में ही आपका एपिग्लॉटिस, ठीक। एपिग्लॉटिस के बाद आपका देखने के लिए मिला हमें नीचे की तरफ आपका ईसोफेगल वॉल्व या फिर गैस्ट्रो ईसोफेगल वॉल्व, ठीक। उसके बाद आपके स्टमक में गया फूड, स्टमक की तरफ आपको कार्डियक स्पिंक्टर देखने के लिए मिला। कार्डियक स्पिंक्टर के बाद पाइलोरिक स्पिंक्टर, पाइलोरिक स्पिंक्टर के बाद आपको ईसोफेगियल, आप बोल सकते हो ईडिसियो इलियोसिकल, ठीक, इलियोसिकल वॉल्व आपको देखने के लिए मिला इलियम के बाद। इसके बाद आपका सीकम वाला पार्ट आएगा, ठीक। सीकम के साथ आपका एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आपका वेस्टाइजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब यहाँ पे पहले ह्यूमंस की बॉडी में इसका यूज था, बट अब नहीं है, क्योंकि पहले हम सेल्यूलोज पर डाइजेशन करते थे, ठीक, यानी कि प्लांट्स को ईट करते थे, बट डायरेक्टली लीव्स को बिना पकाए। तो यहाँ पे वो उसमें लाइक यूज होता था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का, बट अब यूज नहीं है, तो इसलिए क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन। ऐसे भी बहुत सारी चीजें ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कि वेस्टिजियल है। अब यहाँ पे उसके बाद क्या आता है, सीकम वाला पार्ट। सीकम वाला पार्ट एक बहुत छोटा सा ब्लाइंड सेक है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए मिलते हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं खराब कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो हमारी डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके जो ऊपर देखने के लिए मिलता है पार्ट, विच इज कोलोन वाला। कोलोन वाला पार्ट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, विच इज फर्स्ट असेंडिंग, सेकेंड ट्रांसवर्स, फिर आपका थर्ड पार्ट आपका डिसेंडिंग, ठीक, ये चीज देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये आपकी 1.5 मीटर लॉन्ग है। तो ये आपका असेंडिंग वाला पार्ट 15 सेंटीमीटर, ट्रांसवर्स वाला पार्ट 50 सेंटीमीटर और डिसेंडिंग वाला पार्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। तो इसमें आपको देखने के लिए मिल जा रहा है वेरिएशन, जो आपको देखने के लिए मिल रहा है 3 अलग अलग पार्ट्स में ऑफ कोलोन। उसके बाद आपका सिग्मोइड कोलोन आता है, ठीक, सिग्मोइड कोलोन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ये आपको 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। कितना, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक। फिर आपका रेक्टम आता है। रेक्टम की जो लेंथ होती है अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर होती है। एनल कैनाल आती है, फिर एनल कैनाल के बाद आपको स्पिंक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब जो कि रोकते हैं एनस के, लाइक एनस, एनल कैनाल में जितनी भी चीजें ना उसे, ठीक, फीकल मैटर को। फिर उसके बाद एनस होता है। तो यहाँ पे 2 स्पिंक्टर आपको देखने के लिए मिलते हैं। अंदर वाले को हम बोलते हैं आउटर और बाहर वाले को बोलते हैं इनर। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, अंदर वाले को बोलते हैं हम आउटर, ठीक है, क्योंकि हम उधर से आ रहे हैं ना, इसलिए हम बोलते हैं आउटर, और फिर बोलते हैं इनर। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है 2 तरीके के स्पिंक्टर, आउटर और इनर, और ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। फिर यहाँ पे टिनीडिया आपको देखने के लिए मिलती है। टिनीडिया का जो मेन काम है वो इंक्रीज करवाना है सरफेस एरिया को यूजुअली। और फिर यहाँ पे पेरिटोनियम देखने के लिए मिलती है, जो आपकी क्या है, पूरे बाहर की जो लेयरिंग है कॉलॉन के ऊपर की, उसे हम बोलते हैं पेरिटोनियम, ठीक। तो ये चीज है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की, और इसकी पूरी जो लेंथ होती है इट इज 1.5 मीटर इन ह्यूमंस। एलिमेंट्री कैनाल का जो एक ट्रांसवर्स सेक्शन होता है वो इस पूरे डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है, तो सबसे पहले जो लेयरिंग होती है बाहर वाली, इट इज सिरोसा। सिरोसा आपकी आउटर मोस्ट लेयर है,
और ये आपकी थिन मीजोथीलियम टिश्यू से बनी होती है। मीजोथीलियम टिश्यूज मतलब यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज भी उसके साथ होते हैं। मीजोथीलियम टिश्यू मतलब यहाँ पे आपको जो विसरल ऑर्गन होते हैं उनके एपिथीलियम टिश्यू से आपका बनी होती है मीजोथीलियम। तो एपिथीलियल जो होते हैं आपके विसरल ऑर्गन, उसको हम बोलते हैं मीजोथीलियम। तो सिरोसा क्या है, आपकी एकदम आउटर मोस्ट वाली पार्ट एलिमेंट्री कैनाल की। ये जो पूरी आपकी एलिमेंट्री कैनाल है आपके ओरल कैविटी से आपके एनस तक की, ठीक, इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल ये कैसे बना है, इसका पूरा जो आपका पाइप है, ठीक, वो ट्यूब जो है वो कैसे बना, कैसे है, तो चार आपको लेयरिंग देखने के लिए मिलेगी, चार की। इट इज सिरोसा, मस्क्यूलैरस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। और बीच वाला जो पार्ट है ना जहाँ से पूरा मटेरियल पास हो रहा है उसे हम ल्यूमन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन। तो फर्स्ट हो गया आपका सिरोसा जो कि आउटर मोस्ट लेयर है और थिन मीजोथीलियम से बनी है। दूसरा हो गया आपका मस्क्यूलैरिस। ये मस्क्यूलैरिस क्या है, बहुत स्मूथ टिश्यू से बनी है, स्मूथ मसल से आप बोल सकते हो। बाहर की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगी लॉन्गिट्यूडनल और अंदर की तरफ आपको सर्कुलर देखने के लिए मिलेगी। आप बहुत इजीली याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे आई है ना, तो आई से आप याद कर सकते हो सर्कुलर। हाउएवर लॉन्गिट्यूडनल में आपको ओ देखने के लिए मिल रहा है सेकंड वर्ड पे, ठीक। तो ये कंफ्यूजन पॉइंट रहता है कि आउटर इन सर्कुलर है या आउटर लॉन्गिट्यूडनल है। तो आउटर की स्पेलिंग होती है ओ से, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल की स्पेलिंग होती है एल ओ। तो आप क्या कर सकते हो, आउटर का एल ओ मतलब आउटर मिलती है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक। मस्कुलरिस में इनर मिलती है आपको आई एन एन ई आर। तो इनर में आपका स्टार्टिंग वर्ड आई है, तो आई से आप याद कर सकते हो सर्कुलर को। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, ठीक है, जिससे आप ये वाली चीज को क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं अच्छी तरीके से। फिर जो आपका थर्ड पार्ट है, इट इज सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा बनी हुई होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू से। लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब यहाँ पे आपके नर्व्स, लिम्फ और आपके ब्लड वेसल्स, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद आता है आपका म्यूकोसा वाला पार्ट जो कि आपका फोर्थ पार्ट है। म्यूकोसा में आपको देखने के लिए मिलती है लाइक म्यूकोसल एपिथीलियम, जो आपका गॉबलेट सेल्स देखने के लिए मिलते हैं आपको स्टमक के अंदर, ठीक। और ये क्या होते हैं, म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। हम गॉबलेट सेल को म्यूकोसल सेल भी बोलते हैं, म्यूकस सेल बोलते हैं, जो कि म्यूकस को सिक्रीट करते हैं और लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। मतलब जो मटेरियल है ना स्टमक के अंदर जो कि पास आउट होना है फूड पूरा, उसके लुब्रिकेशन में आराम से निकलने में हेल्प करते हैं। स्टमक के अंदर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट करते हैं एज सेम गॉबलेट ग्लैंड्स, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, आपको देखने के लिए मिलते हैं इंटेस्टाइन में विलाई इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। क्रिप्ट्स देखने के मिलते हैं, मतलब छोटे छोटे से आपको एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर क्रिप्ट से देखने के लिए मिलेंगे एट द बेस ऑफ विलाई, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिपकरहन, ठीक है, लिपकरहन उसे बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिपकरहन, जो आपकी इंटेस्टाइन वाले पार्ट में देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टमक वाला पार्ट में हमें गॉबलेट सेल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। म्यूकोसा वाले पार्ट में, म्यूकोसल वाले पार्ट में म्यूकोसल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स, और यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं आपको क्रिप्ट्स ऑफ लिपकरहन, ठीक। फिर जो आपका एक पार्ट है एनसीईआरटी की लाइन, उसमें एनसीईआरटी ने बोला है कि यहाँ पे हमें एक ऑब्लिक मसल लेयर देखने के लिए मिलती है कुछ रीजन में। तो कहाँ, किस रीजन में हमें ऑब्लिक लेयर देखने को मिलती है, स्टमक वाले रीजन में। पूरे एलिमेंट्री कैनाल से आपके ओरल कैविटी से यानी कि आपके माउथ से, ठीक, आपका पूरा अगर हम एनस तक जाए तो हमें कहीं पे भी ऑब्लिक लेयर देखने के लिए मिलती है, ऑब्लिक मसल लेयर इसका नाम है, ठीक है, ऑब्लिक मसल लेयर इसका नाम है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे वो हमें देखने के लिए मिलती है स्टमक के अंदर, और कहीं पे भी हमें देखने के लिए नहीं मिलती। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा और ये वाली चीज हमने पूरी क्लियर कर ली है एग्जैक्टली क्या होता है आपका पूरा जो आपका बक्कोफेरेंजियल कैविटी है, फेरिंग्स तक हम आए। फिर हमने ईसोफेगस की स्टडी करी, ईसोफेगस से स्टमक में फूड जाता है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जब जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। फिर आपका इलियम से आपका जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम से आपका जाएगा एनल कैनाल में, फिर स्पिंक्टर देखने के लिए मिलेंगे, फिर एनस, और फिर ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एग्जैक्टली क्या है पूरा ट्रैक्ट, ये सारी चीजें हमने स्टडी। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो आपको क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है डिस्कशन ग्रुप, तो आप क्या कर सकते हैं, ये आपको टेलीग्राम आपका लिंक है, यहाँ जाके आप डिस्क्रिप्शन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।